नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। आज हम टोटल शगुन के 51 क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है इन क्वेश्चंस को करके आपको किसी परीक्षा में ये आ जाएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते को यह भी कहा जाता है। देखिए, साझेदारी समझौते को इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, साझेदारी संलेख भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, पार्टनरशिप डीड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुबंध के अभाव में साझेदार हकदार होता है सैलरी का, कमीशन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या प्रॉफिट शेयरिंग इन इक्वल रेशियो। देखिए, यहाँ पर जब पार्टनर्स के बीच में अनुबंध नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो पार्टनर को ना तो सैलरी मिलती है, ना कमीशन मिलता है, ना ही पूंजी पर ब्याज मिलता है। सिर्फ एक हमारी कंडीशन रह जाती है कि जो भी प्रॉफिट आपस में पार्टनर्स बांटेंगे वो अपना समान बांटेंगे, यानी कि इक्वली बांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, साझेदारों का वेतन किस खाते में डेबिट किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी ना ही तो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है। इसको डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू पार्टनर्स सैलरी के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, साझेदार के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए एक है। जब कोई साझेदार आहरण पर ब्याज देता है फर्म को, तो वह एक आय होती है, खर्चा नहीं होता है, क्योंकि साझेदार फर्म को वह इंटरेस्ट दे रहा है, इसलिए ये आय हो गई, इनकम हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपना हिस्सा त्यागते हैं। किस रेशो में त्यागते हैं? क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में आता है तो वह जो पुराने साझेदार हैं वो सैक्रिफाइस रेशो में अपना शेयर, तो वे सैक्रिफाइस रेशो में अपना शेयर नए साझेदार को देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है, जब हमारा साझेदार प्रवेश करता है, यानी कि किसी साझेदार का जब एडमिशन होता है, तो एडमिशन के टाइम पर संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन यानी कि उनकी नई वैल्यू निकालने का क्या उद्देश्य है? टू इंक्रीज असेट्स, टू डिक्रीज असेट्स, शो असेट्स एंड लायबिलिटी एट द करंट वैल्यू। देखिए, जिस समय नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उस समय जितनी भी संपत्तियां और हमारी लायबिलिटी होती हैं उन सभी को हम नई वैल्यू पर हम दिखाते हैं। तो इसमें संपत्ति और दायित्व का वर्तमान मूल्य पर दिखाना, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 6 है, स्वयं अर्जित ख्याति यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक गुडविल होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो हमारे बिजनेस की गुडविल है, जिसको हमने कमाया है, वह हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और अगर हमने किसी और का बिजनेस खरीदा है तो वह आपकी परचेज गुडविल होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्वयं अर्जित गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। देखिए, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज। अवकाश ग्रहण करते समय शेष साझेदारों का लाभ प्राप्ति अनुपात रेशो होता है। देखिए, जिस समय कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस समय जो गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, अगर आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो निकालने का यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्म की ओर से एक साझेदार द्वारा भुगतान किए गए वसूली व्यय क्रेडिट किए जाते हैं। देखिए, जिस समय फर्म हमारी बंद हो रही होती है, डिसॉल्यूशन हो रहा होता है, जिस समय फर्म का विघटन होता है, तो उस समय एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने भी भुगतान होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, यदि ख्याति पुराने बैलेंस शीट में पहले से ही मौजूद है तो उसे अपलिखित किया जाएगा। देखिए, जिस समय हमारा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म अपना प्रॉफिट एंड रेशो चेंज करते हैं पार्टनर, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। तो अगर पहले से ही फर्म की गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है तो उसका क्या करेंगे, उसको रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे?
देखिए जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में ही उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह व्यक्ति जो साझेदार नहीं है लेकिन खुद को साझेदार के रूप में प्रदर्शित करता है कहलाता है? स्लीपिंग पार्टनर नहीं, नॉमिनल पार्टनर नहीं, पार्टनर बाय एस्टोपल कहलाएगा, विबंधन द्वारा साझेदार ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विघटन के समय अलिखित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि क्रेडिट की जाती है। जिस समय हमारी फर्म बंद होती है, डिसॉल्यूशन होता है, तो उस समय अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं जो हमारी बैलेंस शीट में पहले से नहीं लिखी थी, कोई नई असेट्स जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी हुई है, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं, वसूली खाते में उसको दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल पर या एवरेज कैपिटल पर? देखिए पूंजी पर ब्याज की गणना आपका ओपनिंग कैपिटल पर यानी कि शुरुआत की जो कैपिटल होती है उस पर की जाती है, 1 अप्रैल वाली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। रीवैल्यूएशन पे होने वाला जो भी शेष है यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस है, सभी पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विघटन पर रोकड़ बैंक खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। देखिए जिस समय डिसॉल्यूशन हो रहा है, फर्म बंद हो रही है, उस समय अगर कैश अकाउंट में कोई बैलेंस है, क्या वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्या वो कैपिटल में होगा, या नॉट ट्रांसफर और बाय क्लोज फाइनेंस या लोन अकाउंट? देखिए जो आपका कैश अकाउंट का बैलेंस होता है वो कहीं पर ट्रांसफर नहीं होता है, वो ऐसे ही लिखा जाता है और लास्ट में कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो दोनों साइड का मैच कर जाता है। तो इसका मतलब हमारी ना तो कोई संपत्ति बची है और ना ही हमारी किसी की लायबिलिटी, किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी बची है। तो ना तो इसका ओपनिंग बैलेंस रहता है ना क्लोजिंग बैलेंस रहता है, इसका बैलेंस 0 हो जाता है, तो कहीं पर इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, साझेदार बनने के लिए आवश्यक साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? देखिए न्यूनतम तो होती है 2 और मैक्सिमम होती है 50। न्यूनतम का मतलब सबसे कम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं साझेदार। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता नहीं है? देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नाममात्र खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट भी एक नाममात्र यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जो डी ऑप्शन है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये पार्टनर का अकाउंट होता है, व्यक्तियों का अकाउंट होता है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तो ऊपर के ऑप्शन गलत हैं, डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा नकद लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। अगर कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और अगर वो ख्याति लेके आता है तो वह सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड की जाती है। कहने का मतलब यह है, ए और बी अगर 2 पार्टनर थे, वो सी एक नया पार्टनर आया, तो सी अपना आने वाला जो हिस्सा है वो ए और बी दोनों से लेता है। तो ए और बी अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ पर ए और बी ने अगर सपोज किया कि 2:1 के अनुपात में सी को दिया है, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में ही अपनी जो ख्याति वो लेके आ रहा है सी यानी कि नया पार्टनर, वो अपना सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के ऋण का भुगतान किया जाता है बिफोर एक्सटर्नल लायबिलिटी? नहीं। आफ्टर एक्सटर्नल लायबिलिटी बट बिफोर कैपिटल, अलॉन्ग विद द कैपिटल और ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट? देखिए कैपिटल के साथ भुगतान नहीं होता है, अगर प्रॉफिट होगा तब नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। बाहरी दायित्वों के बाद जो लेकिन पूंजी से पहले हम बाहर की लायबिलिटीज़ को चुकाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को चुकाया जाता है। उसके बीच में जो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको चुकाया जाता है। तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़ को चुकाएंगे, फिर उसके बाद पार्टनर का जो लोन होता है उसको चुकाया जाएगा, और उसके बाद कैपिटल को चुकाया जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में लायबिलिटी को चुकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि नया साझेदार ख्याति का अपना हिस्सा किसी वस्तु या संपत्ति के रूप में लाता है, मतलब वो कैश नहीं लेके आ रहा है, अगर वो संपत्ति के रूप में लाता है तो फर्म के पास असेट्स आ जाएगी, तो असेट्स को डेबिट कर देंगे, और जो प्रीमियम लेके आया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इसमें एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते किस पद्धति में खोले जाते हैं?
देखिए साझेदारों के जो चालू खाते हैं वो फिक्स कैपिटल मेथड से खोले जाते हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और एक दूसरा करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट ओपन होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पूछा गया था चालू खाते किस पद्धति में खोले जाते हैं, तो वह आपका फिक्स कैपिटल मेथड में खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसूली पर लाभ हानि साझेदार द्वारा बांटी जाती है। वसूली का मतलब होता है रियलाइजेशन। जब फर्म बंद होती है तो रियलाइजेशन पर जो भी लाभ और हानि होता है वो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार फर्म की ख्याति को किस अनुपात में प्राप्त करते हैं। जिस समय कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, फर्म की ख्याति को किस अनुपात में प्राप्त करते हैं, यानी कि जो फर्म की ख्याति है वो किस अनुपात में मिलेगी। तो जो भी उन्होंने गेन किया होगा उसमें उनको देनी पड़ेगी वो राशि। यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग के टाइम पर अपनी गुडविल का हिस्सा वो लेकर जाता है, लेकिन गुडविल का हिस्सा लेने के लिए पुराने साझेदार जो उनका हिस्सा पुराने साझेदारों ने लिया है, रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा पुराने साझेदारों ने लिया है, तो वो गेनिंग रेशियो में उसको गुडविल का हिस्सा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक संपत्ति जो काल्पनिक नहीं है लेकिन प्रकृति में अमूर्त है। इसमें से छांटनी है हमें कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देती। देखिए मशीन दिखाई देती है, स्टॉक भी दिखाई देता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक अमूर्त संपत्ति होती है, सॉरी काल्पनिक संपत्ति होती है, इसको हम कहेंगे नहीं। लेकिन जो गुडविल है वो इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 संबंधित है एडमिशन से इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देखिए बी ऑप्शन इसमें सही होगा। जो अवकाश ग्रहण करता है पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बकाया राशि इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। अगर पार्टनर्स अपना जो लाभ हानि विभाजन अनुपात बदलते हैं तो ख्याति का मूल्यांकन कैसे होता है। ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि वन पार्टनर गेन एंड अदर पार्टनर सेक्रीफाइस टू एडजस्ट द कैपिटल टू कंपनसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि अगर पार्टनर अपने लाभ हानि का विभाजन अनुपात चेंज करते हैं तो ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। ख्याति का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्योंकि सारे पार्टनर्स का अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, तो किसी पार्टनर के पास लाभ बढ़ जाएगा, किसी पार्टनर का लाभ घट जाएगा। तो यहाँ पर टू कंपनसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जो सेक्रीफाइस पार्टनर है जिसने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया होगा, दूसरे पार्टनर को दिया होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ख्याति की रकम निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, एक फर्म में माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है साझेदार का दायित्व होता है अनलिमिटेड, लिमिटेड टू एक्सटेंड टू द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द इन द फर्म, नो लायबिलिटी। देखिए किसी भी जो साझेदार होते हैं, चाहे वो आपका 18 साल की उम्र ज़्यादा हो गया हो या माइनर हो, लायबिलिटी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लायबिलिटी टू एक्सटेंड टू हिज शेयर इन द फर्म, यानी कि फर्म में जितना उसका शेयर लगा हुआ है, यानी कि अगर 20,000 रुपये लगे हैं तो 20,000 रुपये तक उसकी लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर दूसरे साझेदार है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, उनके जितने रुपए लगे होते हैं उससे ज़्यादा भी अगर उनकी लायबिलिटी निकल रही है तो उससे ज़्यादा लायबिलिटी उनको पेड करनी पड़ेगी, यानी कि उनकी पर्सनल असेट्स को बेचकर भी फर्म की लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। तब वहाँ पर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। ये उनके लिए है जो 18 साल से उम्र ज़्यादा जिनकी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अनुबंध के अभाव में पूंजी पर ब्याज होता है। अगर अनुबंध नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा। देखिए पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर नॉट गिवन एट ऑल, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस ऑफ शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि खाते का एक डैश है, एक भाग है, एक विस्तार है, एक विकल्प है। देखिए एक्सटेंड यानी कि विस्तार है, यानी कि सबसे पहले फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ताकि साझेदारों को उनके मिलने वाले बेनिफिट्स को वहाँ पर दिया जा सके, तो इसको विस्तार कहेंगे। ऑप्शन नंबर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि विघटन के समय कोई साझेदार फर्म की से संपत्ति ले जाता है तो किस खाते को डेबिट किया जाता है। अगर हमारी फर्म बंद हो रही है और किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ले ली
तो वह अपनी कैपिटल से वो डेबिट करवाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी संलेख में शामिल नहीं है। देखिए साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड में इनमें कौन सा तत्व नहीं आता। साझेदारी संलेख में फर्म का नाम भी लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी लिखा होता है, डिटेल ऑफ पार्टनर्स फैमिली ये नहीं लिखा होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा होता है कि कितना इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाएगा, लेकिन जो फैमिली मेंबर होते हैं पार्टनर्स के उनकी कोई डिटेल उसमें नहीं लिखी जाती। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें पूछा गया था, शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपका 32, यदि नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से प्राइवेटली ख्याति का भुगतान होता है। प्राइवेटली मतलब होता है कि बिना किसी लिखावट के, मतलब कहीं पर उसने लिखा नहीं है, सिर्फ प्राइवेटली आकर दे दी गई है, तो इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर कोई साझेदार गुडविल की अमाउंट लेके आता है तो एंट्री पास नहीं करेंगे, वो भी प्राइवेटली में। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाभ प्राप्ति अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो का उपयोग किस समायोजित करने के लिए किया जाता है। गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, रिजर्व या रिवैल्यूएशन। देखिए जो आपका लाभ प्राप्ति अनुपात होता है यानी कि गेनिंग रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो तभी निकाला जाता है जब गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देनी हो, तभी हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रिजर्व वगैरह ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटे जाते हैं। गेनिंग रेशियो तब निकाला जाता है जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है और उसको गुडविल का पैसा देना है, क्योंकि बचे हुए पार्टनर गेन करते हैं उसका रेशियो, इसलिए बचे हुए पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा देते हैं, वो भी गेनिंग रेशियो में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किस स्थिति में न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। साझेदार के पागल होने पर, या अनुबंध का निरंतर उल्लंघन करने पर, या कह सकते हैं बिजनेस कैन ओनली बी कैरिड एट अ लॉस, मतलब अगर बिजनेस को लगातार लॉस हो रहा हो। तीनों ही कंडीशन हमारी सही हो रही हैं। तीनों ही कंडीशन में जो कोर्ट है वो आपको ऑर्डर दे देगा कि आप अपनी फर्म को बंद कर लीजिए, इसका डिसोल्यूशन कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रवेश के समय सामान्य संचिति मतलब जनरल रिजर्व का शेष हस्तांतरित कहाँ पर किया जाता है। जो जनरल रिजर्व होता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस सारे के सारे रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त ख्याति यानी कि गुडविल। गुडविल क्या है। गुडविल नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, क्योंकि गुडविल को हम टोटल कैपिटल जो होती है हमारी फर्म की उसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, वही हमारी हिडन गुडविल होती है। साझेदारों के ऋण पर ब्याज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए जो साझेदारों को ऋण पर ब्याज दिया जाता है वो हम देते ही देते हैं। अगर साझेदारी संलेख में लिखा है तो उतना ही देंगे। अगर साझेदारी संलेख में 5% लिखा है या 10% लिखा है तो उसको उतना ही दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा होता है तो हमको 6% मिनिमम उसको देना पड़ता है। यानी कि अगर साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज नहीं लिखा है तो उसको 6% दिया जाता है, और ये दिया ही जाता है, इसलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि जो लायबिलिटीज़ हमें पेड करनी ही करनी है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो लायबिलिटी हमें प्रॉफिट होने की कंडीशन में पे करनी पड़ती है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाती हैं। तो ये लायबिलिटी हमें देनी ही है, तो हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, विघटन के समय साझेदार की पत्नी के ऋण को माना जाता है। ये एक आउटसाइड लायबिलिटी होती है। साझेदार की पत्नी बाहर वाली होती है, मतलब वो फर्म में नहीं होती है, इसलिए उसको आउटसाइड लायबिलिटी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, जब एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो फर्म कंटिन्यूसली क्या वो लगातार काम करेगी, कंपल्सरी डिसॉल्व या रिकॉन्स्टिट्यूशन या मर्ज विद अदर फर्म। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी साझेदार सभी साझेदारों को एक साझेदार अगर छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो रहे हैं, मतलब 4 साझेदार थे उसमें से 3 दिवालिया हो गए, एक बचेगा, तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपको फर्म का विघटन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विघटन के समय किसी अलिखित संपत्ति की बिक्री पर होने वाला लाभ क्रेडिट किया जाता है। अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है और डिसॉल्व होने के समय पर अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है उससे मिलने वाला जो भी लाभ होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं बाई साइड, यानी कि क्रेडिट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, गार्नर बनाम मरे नियम किस स्थिति में लागू होता है। देखिए जब साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तब ये गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर।
क्वेश्चन है आपका 42, त्याग अनुपात बराबर होता है। त्याग अनुपात का फॉर्मूला पूछा है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो अगर पूछा हुआ है तो आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 43 है, परिवर्तनशील पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या क्या क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी प्रॉफिट ऑफ द ईयर और रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। देखिए सारी चीज़ें ही आपका परिवर्तनशील पूंजी खाते में आती हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वहीं लिखा जाता है, प्रॉफिट भी वहीं लिखा जाता है, और रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या कमीशन मिल रहा है पार्टनर को तो वो भी वहीं पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अवकाश ग्रहण करते समय संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्रेडिट की जाती है। देखिए सभी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट की जाएगी। अगर पार्टनर ने पॉलिसी ले रखी है तो वह पॉलिसी का जितना भी पैसा है अवकाश ग्रहण करते समय पे, जो पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको भी पॉलिसी का पैसा मिलेगा, और जो बचे हुए पार्टनर हैं उनको भी पॉलिसी का पैसा मिलेगा, वो भी ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि आहरण की तिथि ना दी गई हो तो आहरण पर ब्याज कितने महीने का लगेगा? यहाँ पर फिल करना है कितने महीने का लगेगा, तो 6 महीने का ब्याज लगता है अगर आहरण की कोई भी तिथि नहीं दी हुई है। ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? टेंजेबल यानी कि छुआ जा सकता है क्या, या इंटेंजेबल जिसको छुआ नहीं जा सकता। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ख्याति कहलाती है, तो ख्याति जो होती है वो इंटेंजेबल एसेट्स होती है, तो बी ऑप्शन सही है। लाभानी नियोजन खाते का शेष हस्तांतरित कहाँ पर किया जाता है? लाभानी नियोजन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थिर पूंजी पद्धति के तहत लाभ के विरुद्ध आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ दर्ज किया जाता है? इसको करंट अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट साइड में। अगला है, यदि पार्टनरशिप डीड में कोई उल्लेख नहीं है तो ड्रॉइंग्स पर ब्याज लगाया जाएगा। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड में उल्लेख नहीं है ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो पार्टनरशिप डीड ना होने की कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, नहीं कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सॉरी 50 है ये, पार्टनर के ड्राइंग्स पर ब्याज की गणना के लिए औसत विधि कितनी होती है? यानी कि पार्टनर्स की ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट लगाना है, ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है।